नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भरतपुर के इतिहास की और भरतपुर के इतिहास के अंतर्गत हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत बदन सिंह तक जाट राजा थे और बदन सिंह तक हमने बात कर ली। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएगा उसका पुत्र सूरजमल जाट शासन करेगा और सूरजमल के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन बातें जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हो। दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में मैं राजस्थान से संबंधित बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाऊंगा और अपना जो डेली करंट अफेयर का एक सेक्शन मैंने स्टार्ट किया है तो वो भी साथ साथ रोज़ चलता रहेगा, तो आप उसको भी आप देख सकते हो। वो इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान से संबंधित होगा। कोई भी ताज़ा अपडेट आएगी वो आपके सामने मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूरजमल जाट से। सूरजमल थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, कूटनीतिज्ञ थे, सूरवीर थे, शिष्ट और सभ्य थे। लोग उसके सद्व्यवहार की प्रशंसा भी करते थे परंतु उससे डरते भी थे। तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, जाटों का अफलातून, और ये दो उपमाएं हैं सूरजमल के लिए। जाटों का प्लेटो, अफलातून इनको कहा जाता है क्योंकि सूरजमल का जो शिक्षा व साहित्य के प्रति असीम अनुराग था, इसी कारण इनको कहा जाता है। जाट जमींदारों को उन्होंने क्या किया, मात्र लूटमार की और उन्हें संगठित कर एक सुव्यवस्थित और सुगठित राज्य की इन्होंने स्थापना की। ये इनका शासनकाल में हुआ था। अब दोस्तों, मैंने जो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपको बताया था कि भरतपुर के किले के बारे में मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा और उसकी हिस्ट्री सूरजमल से ही स्टार्ट होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ अब बताना चाहूँगा इस किले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर अभी जो वर्तमान में भरतपुर का जो किला है वहाँ पर पहले ये फतेहगढ़ी के नाम से जाना जाता था और इसको कच्ची गड्डी भी बोलते थे, जिसकी स्थापना हुई थी 1700 ईस्वी के अंतर्गत। किसने की थी? रुस्तम सोगरिया नामक ने शासक ने की थी और उसके वहाँ पर पुत्र थे उस टाइम खेमकरण। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ तक जान लीजिए कि फतेहगढ़ी जहाँ पर अभी वर्तमान का जो किला है वहाँ पर रुस्तम सोगरिया के पुत्र रुस्तम सोगरिया ने वहाँ पर स्थापना की थी 1700 ईस्वी के आसपास और वहाँ पर उनका पुत्र था अभी खेमकरण। ये खेमकरण बदन सिंह की आंखों का तारा न होकर आंखों की किरकिरी थी, यानी एक चुनौती थी इसके सामने। बदन सिंह के लिए गंभीर चुनौती थी चूंकि बदन सिंह का पुत्र था सूरजमल। तो बदन सिंह ने ये पूरा मामला किसको सौंप दिया? सूरजमल जाट को सौंप दिया और सूरजमल ने सेना का नेतृत्व किया और इस पर आक्रमण किया। 1733 ईस्वी के अंतर्गत खेमकरण पर आक्रमण किया और खेमकरण को रात्रि में इस गड्डी पर आक्रमण कर दिया और इस खेमकरण को यहाँ पर इसने पराजित कर दिया। और सोगर नामक उसी स्थान पर इस भरतपुर जो दुर्ग है उसकी नींव डाली गई थी और फिर ये इस दुर्ग का नाम बाद में भरतपुर दुर्ग के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था ये घटना, तो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। सूरजमल जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सूरजमल जी ने क्या किया, जो इनकी जो बदन सिंह इनके पापा जी थे और पिताजी की जो मित्रता की जो मैत्री जो संधि थी जयपुर के साथ, जयपुर के राजाओं के साथ यानी सवाई जय सिंह के साथ जो मैत्री थी उनको बनाए रखा। और इसने कहाँ पर आकर गलती कर दी? सवाई जय सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद में जयपुर में क्या हो गया स्टार्ट, जहाँ पर यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो गया कि वहाँ का राजा कौन बनेगा। तो यहाँ पर उत्तराधिकार के युद्ध में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। वहाँ पर जयपुर के शासकों की, कच्छावा वंश के शासकों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इनके बारे में तो आप जाकर देख लीजिए, मैंने वो वीडियो बना रखा है कच्छावा वंश का इतिहास, तो इस नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। तो सूरजमल जाट ने किसका पक्ष लिया था? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। तो ये घटना इनके शासनकाल में हुई थी और इनके वजह से ये माधो सिंह इनका बाद में दुश्मन भी बन गया था। ये आगे जाके एक युद्ध होगा इनके बीच में, जो 1767 के बीच में कामा का युद्ध है उसमें माधो सिंह के विरुद्ध हुआ था और वहाँ पर जो जवाहर सिंह है उसको पराजित होना पड़ा था। चलिए आगे बात करेंगे उसकी। 1760 ईस्वी के अंतर्गत एक घटना हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था और इनके पक्ष में सूरजमल जाट है उन्होंने पक्ष किसका लिया था? मराठाओं का पक्ष लिया था। लेकिन मराठा का एक सेनानायक था, उसका नाम था सदाशिवराम भाऊ। सदाशिवराम भाऊ से कुछ खिन्नता हो गई इनके व्यवहार से, ये दुखी हो गए और दुखी होने के फलस्वरूप ये कहाँ पर आ गए?
वापस भरतपुर आ गए। तो ये एक कहानी थी 1760 ईस्वी की। उसके बाद में इनके घटनाक्रम में और चीज़ें आती है। 1761 की बात है, पानीपत का 3rd युद्ध हो रहा था। उसमें मराठा और अब्दाली के बीच में ये युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पर सूरजमल जाट ने किसी का साथ नहीं दिया, यानी भाग नहीं लिया। लेकिन जो मराठा सेना जब अपने युद्ध में हानि की वजह से वहाँ से युद्ध छोड़कर भाग रही थी, उस टाइम मराठाओं को इसने क्या किया था, शरण दी थी। तो ये 1761 की ये महत्वपूर्ण घटना है और इसमें सूरजमल जी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन मराठाओं को शरण दी थी। इसकी वजह से अंग्रेज इनके दुश्मन भी हो गए थे। चलिए 1763 ईस्वी की बात है। 1763 ईस्वी में क्या होता है, नजीबोदौला और सूरजमल के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में सूरजमल की मृत्यु हो जाती है। तो 1763 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सूरजमल जी ने डीग में महलों का निर्माण करवाया और इसके अलावा इनके टाइम में जो 175 लाख रुपए भरतपुर की आय थी। तो ये इन जो सूरजमल जी हैं इनके बारे में था। चलिए आगे बात करते हैं। कहते हैं इनकी सेना में कोई विदेशी सैनिक नहीं थे और जाटों के बल पर ही इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट शासक की, जवाहर सिंह जी की। जवाहर सिंह के बारे में बता देते हैं। जवाहर सिंह सूरजमल का पुत्र था और 1763 से लेकर 1768 के बीच में इन्होंने शासन किया था। इसमें थोड़ा सा मतभेद है, बुक्स में 1765 से 68 भी बताया गया है, क्योंकि कई बुकों में ये बताया गया कि 1765 में भरतपुर के शासक बने थे। लेकिन जो भी हो, ये कुछ चीज़ों के लिए प्रचलित थे। इन्होंने क्या किया था, अपनी सेना में विदेशी सैनिकों की भर्ती की थी। इनके बारे में एक शॉर्ट में स्टोरी है, वो सुनाना चाहूँगा दोस्तों, आपको इंटरेस्टिंग है और अच्छी भी लगेगी, मैं आशा करता हूँ। सूरजमल के ये ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक डीग के जो राजमहल थे उसमें एक दिन ये अपनी माताजी को प्रणाम करने वहाँ पर पहुँच गए। उसमें उन्होंने क्या क्या कर रखा था, पगड़ी पहनी हुई थी सर के ऊपर, ठीक है। माता ने कहा, बेटा तेरे पिता की पगड़ी तो दिल्ली में पड़ी हुई है, अर्थात तेरे जो नजीबुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में, उसमें यह हारा था सूरजमल और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तरीके से वो पगड़ी गिर गई थी। तो उन्होंने कहा कि उसकी माता ने कहा कि तुम्हारे जो पिता की पगड़ी है वो तो दिल्ली में पड़ी हुई है, मुगलों की ठोकर खा रही है, तो यहाँ कहाँ शानो शौकत में जी रहा है। तब उसने ठान लिया, उसी दिन अपने मन में जोश भरकर उसने बोला कि माँ, मैं उसका बदला जरूर लेकर आऊँगा। अपने पापा जो पिताजी हैं जवाहर सिंह जी की, सूरजमल जी की मृत्यु का जरूर बदला लेकर आऊँगा। तो उन्होंने 1763 में, कहते हैं उसी टाइम, दिल्ली की ओर उन्होंने कूच कर दिया था। और बाद में नजीबुद्दौला से उनके बीच में संधि हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जनता इतनी तरस थी, युद्ध नहीं चाहती थी, इसकी वजह से वहाँ पर संधि हो गई थी। इसी अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था, लाल किले का जो दरवाज़ा था उसको उखाड़ लिया और भरतपुर लेकर आए थे। तो ये यहाँ से ये बताने की मैंने आपको कोशिश है कि जो लाल किले से जो दरवाज़ा था वो कहाँ पर लाए थे, ये भरतपुर में लाए थे। कहते हैं कि ये जो लाल किले पर ये दरवाज़ा था, पहले जो मुगल बादशाह था, ये दरवाज़ा चित्तौड़गढ़ के किले से वहाँ से निकाल कर वहाँ लाल किले में स्थापित करवाया था और फिर वो वापस ये राजस्थान भरतपुर ले आए थे ये जवाहर सिंह। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये छोटी सी कहानी थी, मैंने आपको सुनाई। उसके अलावा इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। 1766 ईस्वी की बात है दोस्तों। यशवंत राय होलकर हुआ था और इस यशवंत राय होलकर को जवाहर सिंह के हाथों पराजित होना पड़ा था और इसकी वजह से ये धौलपुर पर इन्होंने, जवाहर सिंह ने अधिकार कर लिया था। 1767 ईस्वी की इनके भी कार्यकाल की घटना है। कामा का युद्ध हुआ था और कामा के युद्ध में जवाहर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। तो माधो सिंह ने जवाहर सिंह को पराजित कर दिया था। तो माधो सिंह के हाथों इनको पराजित होना पड़ा था। उसके बाद में कहते हैं 1768 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये था जवाहर सिंह के शासनकाल के बारे में कुछ तथ्य। उसके बाद में 3 शासक हुए थे दोस्तों। उनका शासनकाल में मेरे को सिर्फ मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है वहाँ पर मेरे को नाम मिले हैं। उनके कार्यकाल के अंतर्गत कुछ विशेषताएं नहीं मिली, इसलिए आप नाम जान सकते हो। महाराजा रतन सिंह, महाराजा केहरी सिंह, महाराजा नवल सिंह। उसके बाद में जो शासक आएगा रणजीत सिंह, उनके शासनकाल में इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, वो चीज़ें हम देखते हैं। रणजीत सिंह का शासनकाल है 1775 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। रणजीत सिंह के शासनकाल में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, उनके बारे में जान लेते हैं। रणजीत सिंह के शासनकाल में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक और रणजीत सिंह के बीच में एक सहायक संधि हुई थी। वो सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस।
और उसमें क्या क्या रखा गया था वो चीज़ें आप जान लीजिए। अंग्रेज है वो रणजीत सिंह पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें अंग्रेज तो इस पर आक्रमण नहीं करेंगे और ये इन पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। और जब इनके ऊपर कोई बाह्य आक्रमण होगा दोनों के ऊपर, ठीक है, अगर इसके ऊपर मान लो आक्रमण हुआ तो ये सहायता करेगा, अगर इसके ऊपर आक्रमण हुआ तो ये सहायता करेंगे। ये इस संधि का महत्वपूर्ण मुद्दा था, ठीक है। अब साहब थोड़े दिन तक ये संधि चलती रही। ये बात है दोस्तों 29 सितंबर 1803 ईस्वी की, ठीक है। ये चीज़ें थोड़े दिनों तक चलती रही। फिर उन्होंने 1804 ईस्वी के आसपास, जनवरी 1804 ईस्वी के बाद वेलेजली ने इस सहायक संधि की पुष्टि भी कर दी थी। लेकिन ये चीज़ें चलती रही, समय का कालक्रम है वो चलता रहा। और अक्टूबर 1804 ईस्वी की बात है, इन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह ने जो यशवंत राय होलकर था, जो पहले भी नाम आ चुका है जवाहर सिंह के टाइम, यशवंत राय होलकर को शरण दे दी, ठीक है, अक्टूबर 1804 में। इनको शरण देने के बाद में यहाँ पर संधि हुई पड़ी है कि कहीं इनके विरुद्ध जाकर, अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर इस यशवंत जो मराठा था इसको शरण दे दी। तो इस संधि की क्या औचित्य रह गया, संधि हो गई खत्म। तो यहाँ पर साहब संधि एक बार के लिए वापिस खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 माह तक कहते हैं अंग्रेजों ने भरतपुर का जो किला है, उसके भरतपुर है वहाँ पर, इसके ऊपर चारों मेर इन्होंने 5 महीने तक घेरा डाले रखा, लेकिन भरतपुर दुर्ग को जीत नहीं सके। अब उसके बारे में मैं आपको एक दोहा है, एक उक्ति है भरतपुर दुर्ग के बारे में, मैं आपको सुनाना पसंद करूंगा कि डिगियोनी गड डीगरो तोपा ताव पड़ंत, कोरा खांडी नी हुई गोरा डींग गलंत। मतलब डिगियो मतलब जो गढ़ है वो डीग का, उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोपा ताव पड़ंत मतलब तोपें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और जो लास्ट के अंतर्गत डींग है गलत मतलब घमंड है वो जाकर जरूर जब वो गल गया है, उसको घमंड से उसकी तुलना की गई है। तो ये इसके बारे में कहा गया है गढ़ के बारे में, इसलिए इसको लोहागढ़ कहा जाता है। कुछ और भी इसके बारे में बताए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे चीज़ों की। इसके बाद में क्या हुआ, ये उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने क्या है, जो अंत में जब घेरा डाला तो अंत में क्या करना पड़ा, 5 माह के बाद में अंत में इनको करना पड़ा 1805 ईस्वी में इनको वापस उस रणजीत सिंह के साथ संधि करनी पड़ी। और अब रणजीत जो भरतपुर है उसको जो तमाम प्रकार के आक्रमण है उनसे आक्रमणों से सुरक्षा मिल गई थी, और डीग क्षेत्र पर जो जाट राजा का स्थायी रूप से अधिकार यहाँ पर हो गया था। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। नेक्स्ट शासक आता है वो है रणधीर सिंह। 1805 से लेकर 1823 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनके शासनकाल में इन्होंने 1814 ईस्वी में जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से इन्होंने मुलाकात की थी। इसके अलावा नेपाल युद्ध, पिंडारियों के दमन, मराठों के विरुद्ध की गई जो सैनिक कार्रवाई है उसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इनके शासनकाल में यही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट शासक बलवंत सिंह। 1825 से 1853 ईस्वी के बाद शासन किया था। इनके शासनकाल के बारे में कुछ अधिक जानकारी मिली नहीं है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शासक की ओर। नेक्स्ट शासक आता है दोस्तों जसवंत सिंह। ये 1857 की क्रांति के समय ये शासक था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन सकता है कि भरतपुर का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, तो जसवंत सिंह था। इनके नाबालिग होने के कारण शासन कार्य था वो जो पॉलिटिकल एजेंट था एक, उसका नाम था मोरिसन, और ये मोरिसन ही के हाथों में शासन कार्य था, क्योंकि ये उस टाइम जब इसने शासन संभाला था वो उस टाइम नाबालिग था, अल्पवयस्क था। इसकी वजह से मोरिसन पॉलिटिकल एजेंट था, इसके हाथ में था। तो ये चीज़ें थी जसवंत सिंह के बारे में। उसके अलावा चलते हैं राम सिंह के शासनकाल की। 1893 से 1900 के बीच में इन्होंने शासन किया था। 1893 ईस्वी में क्या हुआ था, जो पूर्वी राजपूताना का जो राज्य था उसका जो पॉलिटिकल एजेंट का कार्यालय धौलपुर से भरतपुर की ओर इसके टाइम में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके अलावा आबू में इन्होंने अपने जो निजी सेवक की हत्या के अपराध में इनको 1900 ईस्वी में यहाँ पर शासन से पदच्युत कर दिया था, यानी इनको शासन से हटा दिया था। तो ये इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख घटना थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट शासकों की ओर। उसके बाद में 2 शासक और बचेंगे दोस्तों, किशन सिंह और वृजेंद्र सिंह। उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किशन सिंह का शासनकाल 1900 से लेकर 1929 के बीच में हुआ था। इन्होंने क्या किया था, राज्य में जो आधुनिकता है, जो आधुनिकीकरण का इन्होंने विशेष तौर से प्रयास किया था, यानी राज्य को ये विकास करना चाहता था राज्य में।
और इनके शासनाधिकार में सुपुत्र करने से पहले इन जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, जो भरतपुर की सेना थी उसका प्रयोग है जो तिब्बत और प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। तो 1918 में इनको जाकर शासनाधिकार दिए गए थे। तब उन्होंने इतने कम समय में इन्होंने आधुनिकीकरण का प्रयास किया था, लेकिन ये अपने से सक्सेस नहीं हो सके। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है वो है ब्रजेंद्र सिंह, अंतिम शासक है। ये आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के टाइम का, ये 1947 अंतिम शासक था इस भरतपुर राजवंश का। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, 31 जुलाई 1947 का जो अधिमिलन पत्र था उस पर हस्ताक्षर इन्होंने कर दिए। और उसके बाद में जब राजस्थान जो मिले हुआ था उस टाइम ये मत्स्य संघ में मिला दिया गया था। तो ये तो था दोस्तों भरतपुर का इतिहास। मेरे अनुरूप आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आए, आपने लाइक किया है, तो इस वीडियो को जो इस चैनल है इसको सब्सक्राइब किए बगैर आप नहीं जाओगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है, धन्यवाद। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।